मेरा नाम फर्रुख नकवी है। मैं मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड एक एवियोनिक्स इंजीनियर हूँ। अपने प्रोफ़ेशन से हटकर मुझे एंशिएंट वर्ल्ड की सिविलाइज़ेशन, ख़ास तौर पर इंडस वैली सिविलाइज़ेशन में ख़ासी दिलचस्पी रही है। मार्च 2019 में मुझे एक मेडिकल का सामना हुआ, जिसके ज़रिए हिस्ट्री की एक सबसे बड़ी पहेली यानी इंडस स्क्रिप्ट को पढ़ने की कुंजी मुझे हाथ लग गई। अगले 6 साल मैंने इंडस स्क्रिप्ट के 3000 से ज़्यादा मोहरों का अध्ययन किया, उनका विश्लेषण किया, उनको एनालाइज़ किया और फाइनली मैं इंडस स्क्रिप्ट को पढ़ने में कामयाब हुआ, जिसके ज़रिए हिंदुस्तान की हज़ारों साल की पुरानी इतिहास से पर्दा उठेगा। सिंधु घाटी की सभ्यता को मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ विश्व इतिहास की 3 सबसे शुरुआती सभ्यताओं में से एक माना जाता है। ये सिविलाइजेशन साउथ एशिया के पश्चिम भाग में सिंध और सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के 5000 साल पुराने शहर बहुत ही योजना के अनुसार बनाए गए थे, जिनमें 2 मंजिले घर, चौड़ी चौड़ी सड़कें, थोड़ी थोड़ी दूर पर पानी के कुएं, घरों से पानी निकालने के लिए ढकी हुई नालियां वगैरह वगैरह। सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों की खुदाई के दौरान हजारों छोटी छोटी मोहरें मिली। वे आमतौर पर शेप में चौकोर होती हैं और हर साइड अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंच होता है। मोहरों के बीच में आमतौर पर एक पशु और ऊपर एक अभिलेख होता है। इन मोहरों को सोप स्टोन या सिल खड़ी पत्थर से बनाया जाता था और आग में सेक कर इनको टिकाऊ और मजबूत बनाया जाता था। 1920 के दशक से ही इस लिप को डिसाइफर करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट, लिंग्विस्ट और एपिग्राफिस्ट ने 100 से ज्यादा अटेम्प्ट्स किए, लेकिन वो इस लिप को पढ़ने में नाकामयाब रहे। 21 मार्च 2019 को मुझे एक चमत्कार का सामना हुआ, जिसने मुझे भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी पहेली को पढ़ने का मौका दिया। इस चमत्कार के बाद मैंने कुछ अजम्पशन बनाए। उनमें से एक संस्कृत को इंडस स्क्रिप्ट की अंडरलाइंग लैंग्वेज मानना भी शामिल था। फिर मैंने क्रिप्टोग्राफी तकनीक का उपयोग करके शब्द पहेली की तरह अभिलेखों को पढ़ना शुरू किया, जिसमें सिंधु लिपि के चिन्हों के प्रकट होने की आवृत्ति का विश्लेषण शामिल था। मैं अगले स्लाइड में इस प्रोसेस को एक एग्जाम्पल के जरिए से समझाऊंगा। इस तरह मैं इंडस स्क्रिप्ट को पढ़ने में कामयाब हुआ। मैंने इस डिसाइफरमेंट की सारी डिटेल्स को एक किताब का शक्ल दिया है और ये किताब अप्रैल 2025 में प्रकाशित होगी। जब मैंने अपनी किताब की ड्राफ्ट कॉपी अपने फ्रेंड्स को दिखाई, तो उन्होंने मुझसे कुछ सवाल किए। मैं उन सवालों को उनके जवाबों के साथ में यहाँ डिस्कस करूंगा, जिससे आप लोगों को पूरी प्रोसेस समझने में आसानी हो। पहला सवाल ये था कि आपने किस आधार पर ये माना कि उस जमाने में संस्कृत बोली जाती थी, जिसको कि इंडस स्क्रिप्ट में लिखा गया। संस्कृत को अंडरलाइंग लैंग्वेज मानकर प्रोसेस शुरू करने के पीछे 3 कारण थे। पहला कारण था कल्चरल कंटिन्यूटी यानी सांस्कृतिक निरंतरता। इसका सबूत यह है कि सिंधु घाटी में मिलने वाले चिन्हों जैसे स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग आज भी होता है, जिसका जिक्र संस्कृत की लिटरेचर में बहुत पहले से ही मिलता रहा है। और दूसरा ये कि सरस्वती नदी का जिक्र भी वेदों में मिलता है, जो कि तकरीबन 1500 साल पहले सूख गई थी। इसका मतलब ये है कि सरस्वती नदी सिंधु घाटी के सभ्यता के वक्त में बहा करती रही होगी। चूंकि इसका जिक्र संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथों में मिलता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में संस्कृत को बोले जाने और समझने वाले लोग रहे होंगे। और तीसरा ये कि किसी सिविलाइजेशन के खत्म होने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि उस सभ्यता की पूरी पॉपुलेशन ही खत्म हो जाए। जो बची कुची पॉपुलेशन है उसके जरिए कल्चरल कंटिन्यूटी बनी रहेगी। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि संस्कृत को अंडरलाइंग लैंग्वेज मानना सिर्फ एक अजम्पशन या धारणा थी, लेकिन डिसाइफरमेंट के बाद ये साबित हुआ कि लैंग्वेज एक संस्कृत प्रभावित प्राकृत भाषा है, जैसे कि पाली लैंग्वेज। और डिसाइफरमेंट की खूबसूरती ही यही है कि अगर आप ढंग से करेंगे तो ऐसे तथ्य निकलकर सामने आएंगे जो कि कोई और नहीं जानता। दूसरा एक आम तौर पे पूछा जाने वाला सवाल ये था कि सिंधु घाटी सभ्यता में रोजेटा स्टोन जैसा कोई द्विभाषी अभिलेख तो मिला नहीं, तो उसके अभाव में सिंधु लिपि को पढ़ने के लिए आपने किस विधि का चुनाव किया? तो उसका जवाब ये है कि मैंने अल किंदी के इंक्रिप्शन विधि का प्रयोग किया, जो कि एक बहुत सरल तकनीक है, जिसका प्रयोग मध्य युग में गुप्त संदेशों को पढ़ने के लिए सेनाओं द्वारा किया जाता था। और इसके बाद जो है मैंने शब्दों को जैसे पहेलियां होती हैं उनके रूप में हल किया। और ये प्रोसेस जो है मैं अगली स्लाइड में डिटेल में समझाऊंगा,
जिससे आपको ये प्रोसेस समझने में आसानी हो। मैंने इंडस स्क्रिप्ट कैसे पढ़ी, ये टोटल प्रोसेस समझाने के लिए मैं एक उदाहरण लूंगा और उस उदाहरण के जरिए ये प्रोसेस समझाने की कोशिश करूंगा। इस प्रोसेस में 4 स्टेप हैं। पहले स्टेप में मैंने कुछ असम्पशन लिए, जैसे कि सिंधु लिपि संस्कृत भाषा को लिखे जाने वाली स्क्रिप्ट थी, लेकिन इस एग्जाम्पल में दर्शकों को प्रोसेस समझाने के लिए मैंने हिंदी को अंडरलाइन लैंग्वेज माना है। दूसरे स्टेप में एक टेबल बनाई जाती है जिसमें सिंधु लिपि में सबसे ज्यादा प्रकट होने वाले चिन्ह को देवनागरी में सबसे ज्यादा प्रकट होने वाले अक्षर के साथ संबंधित करते हैं। फिर इस टेबल की दूसरी रो में सिंधु लिपि में दूसरे सबसे ज्यादा प्रकट होने वाले चिन्ह को देवनागरी में दूसरे सबसे ज्यादा प्रकट होने वाले अक्षर के साथ संबंधित करते हैं। फिर इसकी तीसरी रो में सिंधु लिपि के तीसरे सबसे ज्यादा प्रकट होने वाले चिन्ह को देवनागरी में तीसरे सबसे ज्यादा प्रकट होने वाले अक्षर के साथ संबंधित करते हैं। इस तरह ये पूरी टेबल डिसेंडिंग ऑर्डर में बना ली जाती है। ये टेबल सिंधु लिपि के सिंबल्स और देवनागरी लिपि के अक्षरों के बीच प्रारंभिक संबंध को दर्शाती है। इन संबंधों का टेस्ट स्टेप 3 में किया जाएगा। स्टेप 3 में एक घोड़े की तस्वीर दिखाई दे रही है जिसके ऊपर सिंधु लिपि में एक कुछ अभिलेख लिखा हुआ है। अगर बनाई हुई टेबल में पहला अक्षर जो है वो हम देखते हैं कि वो मौजूद नहीं है, लेकिन दूसरा, तीसरा और चौथा सिंबल क्रमशः ओ, ड़ और आ है। अगर इस मोहर में अगर पहला सिंबल घ हो तो शब्द घोड़ा बन जाएगा, जो मोहर पर बनाए हुए जानवर से मेल खाएगा। इसके बाद हम एक दूसरी मोहर को लेंगे। यहाँ पर हमने समझाने के लिए एक काल्पनिक मोहर ली है जिसमें घड़ी बनी हुई है और उसके ऊपर अभिलेखन का दूसरा और तीसरा सिंबल बगल की टेबल के मुताबिक क्रमशः ड़ और ई है। अगर पहला प्रतीक घ हो तो अभिलेखन घड़ी बन जाता है, जो मोहर पर बने हुए घड़ी के मुताबिक है। यहाँ पर दोनों मोहरें दो चीजें साबित करती हैं। पहला ये कि प्रारंभिक टेबल जो हम लोगों ने बनाई थी वो सही है, और दूसरा ये कि पत्ती जैसा दिखने वाला सिंबल देवनागरी के घ अक्षर के समतुल्य है। अब हम पत्ती वाले सिंबल को घ से संबंधित करके बगल में बनाई हुई टेबल को अपडेट कर देंगे। फिर स्टेप 4 में ये प्रक्रिया तब तक जारी रखेंगे जब तक कि बाकी इंडस सिंबल को हम पढ़ न लें। सारांश में ये प्रोसेस जो है पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिसका सारांश मैंने आपको समझाया है। एक और सवाल पूछा गया था कि क्या आपकी इस किताब का पीर रिव्यू हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसका जवाब है कि अभी इसका किताब का पीर रिव्यू नहीं हुआ है। शुरू में मैं इस किताब को अप्रैल 2025 में पब्लिश करना चाहता था, लेकिन अब मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया है। पहले मैं चाहता हूँ कि इस बुक का पीर रिव्यू हो जाए और उसके बाद मैं इस किताब को पब्लिश करूँगा। मैं दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ये आग्रह करता हूँ कि वो मुझसे संपर्क करें। ये हमारा ईमेल एड्रेस जो है यहाँ पे दिया गया है, इस पे वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं मीडिया चैनल से ये ख़ास तौर पे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस प्रोसेस में इंगेज हो और डिस्कशन को वो शुरू करें, और जो है जो ब्रॉडर एकेडमिक सर्किल है जिसमें मुझको भी बुलाया जा सकता है, where I can disclose the major findings even before publication of the book। तो मैं उस किताब को पहले से पब्लिश होने से पहले मैं काफ़ी चीज़ों को खुलासा कर सकता हूँ। एक और सवाल पूछा गया कि ये देखते हुए कि मेरे बुक का पीर रिव्यू अभी नहीं हुआ है, तो मुझे कितना यकीन है कि मेरे सिंधु लिपि का पढ़ना सही और सटीक है। इस डिसाइफरमेंट से एक ऐसी स्क्रिप्ट सामने आती है जिसके वॉवेल्स एक मैथमेटिकल पैटर्न पर आधारित हैं। कोई गलत व्याख्या इस मैथमेटिकल पैटर्न को निकालने में सक्षम नहीं होगी। दूसरा ये कि अन्य लिपियों की विपरीत इंडस स्क्रिप्ट के कॉन्सोनेंट्स एंड कॉन्जंक्ट्स जो हैं वो बहुत लॉजिकल ग्राउंड्स पर आधारित हैं और बहुत लॉजिकली डेवलप हुए हैं। तीसरा ये कि चूंकि व्याख्या सही है, उनसे वो रहस्य और ज्ञान उजागर होते हैं जो कि कम से कम 3000 सालों से खोए हुए थे। चौथा ये
कि मोहर पर बने हुए पिक्चर्स और ऊपर लिखे हुए अभिलेखन में बहुत नजदीकी संबंध पाया जाता है, जो कि ये साबित करता है कि डिसाइफरमेंट एक्यूरेट है। यज्ञदेवम के नाम के एक व्यक्ति ने भी दावा किया है कि उन्होंने सिंधु लिपि को पढ़ लिया है। तो सवाल ये था कि उनके कथित पढ़ने में और आपके पढ़ने में क्या फर्क है। तो यज्ञदेवम के सिंधु लिपि को समझने और पढ़ने का दावा पूरी तरह से बेबुनियाद और गलत है। उनके दावों को साबित करने के लिए मैं सैकड़ों एग्जाम्पल दे सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं जो उनके दावे को गलत साबित करने के लिए सफिशिएंट हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, उन्होंने सिंधु लिपि के एक प्रतीक जार लाइक सिंबल को शा, मा, ना और आ समेत 4 से ज्यादा अक्षरों के लिए इस्तेमाल किया है। तो अगर कोई अभिलेख जिसमें 4 जार लाइक सिंबल है, तो उनके अनुसार उसका उच्चारण कुछ भी हो सकता है। अमन भी हो सकता है, शमन भी हो सकता है, क्षमा भी हो सकता है, नमा भी हो सकता है, मान भी हो सकता है, शाम भी हो सकता है, माश भी हो सकता है। तो इस कार्य प्रणाली का उपयोग करके किसी लिपि को नहीं पढ़ाया जा सकता है। उदाहरण 2, एक मोहर M1792 में एक जार लिपि जो जार लाइक सिंबल है उसको 3 अक्षरों मा, रा और आ के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो अगर कोई अभिलेख जिसमें 3 जार लाइक सिंबल है तो उसका उच्चारण उनके अनुसार कुछ भी हो सकता है। अमर भी हो सकता है, राम भी हो सकता है, मरा भी हो सकता है। तो मरा और राम में कोई फर्क ही नहीं है। तो इस कार्य प्रणाली का किसी का उपयोग करके आप किसी भी लिपि को नहीं पढ़ सकते हैं। उदाहरण 3, उन्होंने 17 से ज्यादा सिंधु लिपि के सिंबल्स का उपयोग सिर्फ अक्षर रा के लिए किया है। तो अगर सिंधु लिपि को सिर्फ एक अक्षर या ध्वनि रा को व्यक्त करने के लिए 17 अलग अलग सिंबल्स का उपयोग करना पड़े, तो उस लिपि को अविकसित और त्रुटिपूर्ण लिपि कहा जाएगा। वास्तव में कोई लिपि अगर इतनी अस्पष्ट हो तो लिपि माने जाने की योग्य भी नहीं कहलाएगी। ऐसे झूठे दावों के विपरीत मेरी व्याख्या ये दर्शाती है कि सिंधु लिपि मानव द्वारा बनाए जाने वाली अब तक की सबसे ज्यादा परफेक्ट लिपि थी। असल में उनका दावा ही पूरी तरह से झूठा है। वो अन्य लोगों की तरह सिंधु लिपि को समझने में असफल रहे, क्योंकि वो सभी लोग 800 सिंधु लिपि के सिंबल्स और संस्कृत वर्णमाला के 54 अक्षरों के बीच में संबंध स्थापित करने में विफल रहे। उन्होंने क्रिप्टोग्राम का उपयोग करने का दावा किया है, लेकिन वास्तव में वो उसका उपयोग करने में असमर्थ थे या उन्होंने इस तकनीक का बिल्कुल उपयोग ही नहीं किया। अंततः उन्होंने सिंधु लिपि के प्रतीकों को, उनके सिंबल्स को अपनी इच्छानुसार संस्कृत के अक्षरों में अनुवाद किया। तो परिणाम यह है कि उनका सिंधु लिपि समझ पाने का दावा या उसको पढ़ पाने का दावा पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद है। दूसरी तरफ मैं इंडस स्क्रिप्ट को पढ़ने में पूरी तरह से कामयाब इसलिए रहा कि मैंने सही अजम्पशन लिए, प्रूवन मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया और इंडस स्क्रिप्ट की भारतीय लिपियों के साथ संबंध देखने में मैं सक्षम रहा। इसके अलावा इंडस स्क्रिप्ट बनाने वाले स्कॉलर्स ने 2 असाधारण काम किए थे। पहला ये कि उन्होंने कॉन्सोनेंट और कॉन्जंट को वॉवेल के वेरिएशन के आधार पर बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में वेरी किया था। इन वेरिएशंस की वजह से इंडस स्क्रिप्ट में सिंबल की संख्या बहुत ज्यादा है। इसके परिणाम स्वरूप इंडस स्क्रिप्ट को पढ़ना मुश्किल था, लेकिन चूंकि कॉन्सोनेंट और कॉन्जंक्ट्स बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज थे, मुझे उनको पढ़ने में आसानी मिली। दूसरा ये कि इंडस स्क्रिप्ट के कॉन्जंक्ट्स में कई सुराख छुपे हुए थे, जिन्होंने इन कॉन्जंक्ट्स के डिसाइफरमेंट में आसानी पैदा की। इस डिसाइफरमेंट से हजारों साल छिपे हुए राज जाहिर होते हैं, जैसे कि सिंधु लिपि में संस्कृत प्रभावित भाषा का प्रयोग होना और कई लुप्त ध्वनियों जैसे दूसरा हा, दूसरा या और दूसरा वा यानी डब्ल्यू साउंड का सामना आना। एंड्रयू शिलर एक लिंग्विस्ट थे। उन्होंने वैदिक लिटरेचर और ज़ोरास्ट्रियन रिलीजियस लिटरेचर को कंपेयर करने के बाद ये प्रेडिक्ट किया था कि वैदिक लिटरेचर में एक या साउंड और एक डब्ल्यू साउंड वो जो है वो गायब है। इस डिसाइफरमेंट से ये सारी गायब
जो ध्वनियां जो लुप्त हो गई थी वो सामने आती हैं। ये डिसाइफरमेंट हमें प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के करीब ले जाता है। चूंकि सिंधु लिपि में संस्कृत प्रभावित प्राकृत भाषा का इस्तेमाल हुआ है, इससे ये साबित होता है कि आर्यंस जो थे वो सिंधु घाटी में काफी पहले से ही यहाँ पे रह रहे थे। तो फिर ये सवाल उठता है कि वो आखिर आए कहाँ से। ये बुक आर्कियोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक स्टडीज और जेनेटिक स्टडीज को मिला के ये आर्यंस के आने के रास्ते को जो है वो ट्रेस करती है। इसके अलावा ये डिसाइफरमेंट कई महत्वपूर्ण अभिलेखों को पढ़ने में कामयाब रहा, जिसमें पाशुपति सील, धोलावीरा द्वार पर लिखे अभिलेख भी शामिल हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये सामने आया कि पाशुपति, अलेज्ड पाशुपति सील पर वो पाशुपति नहीं बल्कि कोई दूसरे ही देवता हैं। सो इस तरह से ये डिसाइफरमेंट इंडिया की हजारों साल छुपी हुई हिस्ट्री पर से पर्दा उठाती है, और ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं डिसाइफरमेंट के साथ हमारी बुक में शामिल हैं। मैं सिंधु लिपि को इमाम हुसैन के आशीर्वाद के जरिए पढ़ने में कामयाब हुआ। लिटिल वुड के नियम के अनुसार चमत्कार एक ऐसी घटना है जिसके घटित होने की संभावना 10 लाख में से एक है। सिंधु लिपि को पढ़ने का सिलसिला तब शुरू हुआ जब मैंने इंटरनेट पर एक मोहर को देखा। इमाम हुसैन का नाम लेते ही उस अभिलेखन का सही अनुवाद मेरे आंखों के सामने आ गया। ऐसा घटना होने की संभावना लगभग 45 खरब में से एक है। मैंने इस चमत्कार का पूरा जिक्र अपनी किताब में किया है। इमाम हुसैन के इस वरदान की वजह से हिंदुस्तान का छुपा हुआ हजारों साल का इतिहास सामने आ सका।